हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ूंगा रास्ता हो जाएगा। 25 साल की मैथिली पर बशीर बद्र का ये शेर बिल्कुल सूट करता है। राजनीति में आने के बाद मैथिली ने जो तबाही मचाई है उस पर विपक्ष पूरी तरह से लुटा हुआ है। विपक्ष में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसा लगता है मैथिली ने राजनीति में कदम रखने के साथ ही विपक्षी खेमों में पूरी तरह से खलबली मचा दिया है। अब्दुल के गढ़ में, जी हां, अब्दुल बारिकी सिद्दीकी के गढ़ में मैथिली ठाकुर कमल खिला पाई। उनके लिए कितना चुनौती है, लेकिन अलीनगर की जनता पूरी तरह से मैथिली को अपना प्यार लुटा रही है, उन्हें मिथिला की बेटी मान रही है। और भले ही वो अभी बीजेपी में नई आए हैं, लेकिन लोगों को उनसे उम्मीदें काफी अधिक है। और ये मिथिला का सम्मान, ये बहुत बड़ा सम्मान मिला है मिथिला को, मिथिला के बेटी को ठीक कर दे करके। नए भारत का नया पहचान देने के लिए पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा किया है। खाली बूढ़े को आकर बैठा देंगे, वही गीत गाया हुआ गाएंगे, तो युवा को मौका मिलना चाहिए। जब मैथिली ने हमारे क्लिक दर्शन से बात किया तो भी उन्होंने इस बात को बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पे मैं अलीनगर आई हूँ। प्रधानमंत्री जी के भेजे हुए प्रत्याशी हूँ। अलीनगर का बिल्कुल एक तरीके से आदर्श नगर के रूप में इसको बदलना है। विनोद मिश्रा जो खुद इसी जाति के हैं, मैथिली के आमने सामने हैं। आरजेडी ने एक दिमाग लगाया कि ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार देते हैं और इधर मुस्लिम वोट तो मिल ही जाएगा राजद को एमओआई के नाम पर। तो लेकिन समझने वाली बात होगी कि मैथिल ब्राह्मणों का जो अधिकतर आशीर्वाद है वो बीजेपी के मैथिली ठाकुर के साथ है। जब मैथिली ठाकुर मिथिला की है तो बारी कैसी होगी? इस तर्क में भी कोई भी सुलझा हुआ दृष्टिकोण नहीं दिखता है और विपक्ष का यह नैरेटिव पूरी तरह से फ्लॉप है। महज किसी समर्थक का 4-5 समर्थकों के आगे जाकर माइक सटाकर कि आप किसको वोट देंगे और खास प्रोपेगेंडा के तहत उस वीडियो को वायरल कराकर मैथिली की ताकत को कम करना जो है एक राजनीति की ओछी मानसिकता है। हालांकि इससे मैथिली की जो है पॉपुलैरिटी और उसका जो ताकत है चुनाव में वो बढ़ा ही है, क्योंकि लोग एग्रेसिव होकर मिथिला की बेटी को वोट करना चाहते हैं। राजनीति में आने के बाद मैथिली ने जो तबाही मचाई है उस पर विपक्ष पूरी तरह से लुटा हुआ है। विपक्ष में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसा लगता है मैथिली ने राजनीति में कदम रखने के साथ ही विपक्षी खेमों में पूरी तरह से खलबली मचा दिया है। जी हां, मैं दर्शन सुधाकर और आप देख रहे हैं क्लिक दर्शन। सबसे पहले इस वीडियो में हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्यों पूरा विपक्ष महज 25 साल की मैथिली के ऊपर जो है सोशल मीडिया पर लग गई है। उनका मनोबल तोड़ने के लिए, नेगेटिव चीजों का प्रसार करने पर और सोशल मीडिया में तरह तरह की अफवाहें फैलाने में क्यों विपक्ष यहां पर मशगूल है, पूरी तरह से वो लगा हुआ है। इसका कारण हम आपको बताएंगे और किस तरह से जमीन पर मैथिली ठाकुर लगातार मजबूत दिख रही हैं और अलीनगर में वो कमल खिलाने की काफी करीब है। वैसे अगर बात किया जाए तो अलीनगर विधानसभा जो है वो काफी नया नवेला है, यानी कि परिसीमन के बाद 2008 में अलीनगर विधानसभा जो है अस्तित्व में आया। वैसे अगर देखा जाए तो अलीनगर जो है वो अब्दुल का घर माना जाता है। जी हाँ, अब्दुल बारिकी सिद्दीकी की हम बात कर रहे हैं, जो राजद के कद्दावर नेता हैं और मुस्लिम चेहरे के रूप में राजद में सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। जी हाँ, 2010 और 2015 से अब्दुल बारिकी सिद्दीकी ने वहां से चुनाव में जीत हासिल किया है। यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, करीब 20% मुस्लिम की आबादी है और उतना ही या उससे आसपास आप मान सकते हैं कि 20-22% जो है मैथिल ब्राह्मणों की भी संख्या है। तो ऐसे चुनौतियों के बीच क्या अब्दुल के गढ़ में, जी हाँ, अब्दुल बारिकी सिद्दीकी के गढ़ में मैथिली ठाकुर कमल खिला पाएंगे? उनके लिए कितना चुनौती है, लेकिन अलीनगर की जनता पूरी तरह से मैथिली को अपना प्यार लुटा रही है, उन्हें मिथिला की बेटी मान रही है। और भले ही वो अभी बीजेपी में नई आई हैं, लेकिन लोगों को उनसे उम्मीदें काफी अधिक है। और ये मिथिला का सम्मान, ये बहुत बड़ा सम्मान मिला है मिथिला को, मिथिला के बेटी को ठीक कर दे करके। नए भारत का नया पहचान देने के लिए पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा किया है। खाली बूढ़े को आकर बैठा देंगे, वही गीत गाया हुआ गाएंगे, तो युवा को मौका मिलना चाहिए। मैथिली ने खुद भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद उन्हें अलीनगर भेजा है। जब मैथिली ने हमारे क्लिक दर्शन से बात किया तो भी उन्होंने इस बात को बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पे मैं अलीनगर आई हूँ। प्रधानमंत्री जी के भेजे हुए प्रत्याशी हूँ। अलीनगर का बिल्कुल एक तरीके से आदर्श नगर के रूप में इसको बदलना है। बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत सारे नए विचार हैं जो खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए। मैथिली ठाकुर से क्या नुकसान है ये समझना पड़ेगा, तभी आप जान सकते हैं कि विपक्ष से क्यों बौखलाया हुआ है, क्यों डरा हुआ है। देखिए, अभी मिथिला की जो 3 जिले की सीट है, 30 सीट, 3 जिलों में 10-10 विधानसभा की सीट से यहाँ पर समस्तीपुर में, दरभंगा में और मधुबनी में 10-10 सीटें हैं। इस 10-10 यानी 30 सीटों में जो है अधिकतर सीटों पर भाजपा का कब्जा है, यानी कि ये बीजेपी का दुर्ग है, किला है। और इस किले को जो है मैथिली ने और मजबूती प्रदान कर दी है,
क्योंकि वो स्टार प्रचारक हैं, मैथिली में एक बेहतरीन गीत गाती हैं, लोक गीतों के माध्यम से समाज में काफी ज्यादा जो है सकारात्मकता का संदेश देती हैं। इसलिए विपक्ष को इसलिए डर है कि मैथिली के आने के बाद जो है जनता से कनेक्टिविटी का जो एक पैराग्राफ है वो बीजेपी और अधिक जो है लोगों तक पहुंचने में इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए भी विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं। अलीनगर की जनता मैथिली को अपना बेटी मान रही है और उसमें भविष्य दिख रही है। अगर कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो यहां से राजद के जो उम्मीदवार हैं वो हैं विनोद मिश्रा। विनोद मिश्रा क्यों हैं? क्योंकि जो अब्दुल बारिकी सिद्दीकी हैं, जब 2020 में बीजेपी के उम्मीदवार में श्रीलाल यादव से वो चुनाव हार गए तो डर से अब वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि एमएलसी बनके दूसरे सदन में इनडायरेक्टली वहां पर पहुंच गए हैं विधानमंडल। तो अब विनोद मिश्रा जो खुद इसी जाति के हैं, मैथिली के आमने सामने हैं, आरजेडी ने एक दिमाग लगाया कि ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार देते हैं और इधर मुस्लिम वोट तो मिल ही जाएगा राजद को एमओआई के नाम पर। तो लेकिन समझने वाली बात होगी कि मैथिल ब्राह्मणों का जो अधिकतर आशीर्वाद है वो बीजेपी के मैथिली ठाकुर के साथ है। मैथिली ठाकुर से डर का आलम यह रहा कि विनोद मिश्रा ने भी माना कि मैथिली ठाकुर अच्छी गायिका हैं, उनकी यानी कि मैथिली की वो फैन है। ये विनोद मिश्रा ने कहा, जिस क्षेत्र में वो है उस क्षेत्र में तो मैं भी उनका फैन हूँ, लेकिन ये तो मेरा क्षेत्र है, ये तो राजनीति का क्षेत्र है। और विनोद मिश्रा ने यह भी कहा कि मैथिली जिस क्षेत्र से आई हैं वो क्षेत्र जो राजनीति का क्षेत्र है वो उनका नहीं है, ये मेरा क्षेत्र है। अब ये समझिए कितना मूर्खतापूर्ण बात है। कोई क्षेत्र किसी का होता है क्या? कॉपीराइट करवा लिया है उन्होंने क्या? क्या रजिस्ट्री करवा लिया है क्या? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति कोई और काम नहीं कर सकता है? अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं, मेडिकल का कोर्स यानी कि एमबीबीएस किए हुए हैं, आईआईटी से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, या फिर आपने साहित्य पढ़ा है, तो हर व्यक्ति हर फील्ड का व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा देता है। यानी कि जबकि सोशल साइंस की अधिकता है यूपीएससी के सिलेबस में और हर फील्ड का बच्चा यूपीएससी का परीक्षा देता है। अगर ऐसा होता तो फिर जिसने इंजीनियरिंग की है वो सिर्फ इंजीनियर ही बन के रह जाता, क्यों यूपीएससी की परीक्षा देता है? अगर आप में प्रतिभा है, टैलेंट है, आप वो काम करना चाहते हैं तो कोई भी क्षेत्र आप चुन सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। और भारत में कहाँ लिखा है, भारत के संविधान में, कि किसी क्षेत्र में ही आप काम कर सकते हैं? अगर राजनीति में किसी को रुचि है तो यहाँ पर वो आ सकती हैं और अपना हुनर दिखा सकती हैं। अभी तो उनका उम्र कम है, 25 साल है, और अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि ये उनका क्षेत्र है, ये कैसे क्षेत्र हो गया? अपने आप में ही ये मूर्खतापूर्ण बात है और ये तर्कपूर्ण बात नहीं लगता है। और जिस तरह से विनोद मिश्रा ने मैथिली की तारीफ की है और चुनाव से पहले ही उन्होंने हार मान लिया है, उसको देखकर तो यही लग रहा है महागठबंधन का जो है खेमा वो पूरी तरह से परेशान है। हालांकि ये देखना यह है कि मिश्री लाल यादव जो 2020 में वहां चुनाव जीते थे और जमीनी स्तर पर उनका काफी ज्यादा विरोध हुआ था, इस वजह से जो है मैथिली को वहां से टिकट मिला है। और क्या मैथिली जो है अब्दुल के गढ़ में कमल खिला पाती ही है या नहीं, भाजपा ने उन पर जो भरोसा किया है उस पर वो कितना खड़े उतर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह के वहां पे जमीनी आबो हवा का जो अंकन किया जा रहा है उससे लग रहा है कि मैथिली जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो किले है उसको, किलाबंदी है उसको और मजबूत करेंगे और एक बार फिर से अलीनगर में कलम जो कमल है वो खिलाती हुई नजर आएंगी। हालांकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर कुछ जो यूट्यूबर पत्रकार हैं जो नैरेटिव फैलाते हैं वो मैथिली के खिलाफ दुष्प्रचार भी कर रहे हैं कि मैथिली बाहर के हैं, बाहर के हैं। अब एक बात ये समझ में नहीं आता है कि बाहर आप किसे मानते हैं। जैसे कि मेरा कोई गांव है और मैं दिल्ली में जाता हूं तो मैं बताता हूं किस जिले से हूं, यानी मैं तो बाहरी हो गया। लेकिन अगर मैं अपने दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, अगर मैं किसी दूसरे जिले में जाता हूं, जैसे मैं भागलपुर का हूं, तो बताऊंगा कि भागलपुर का हूं पटना में, तो पटना में रहकर मैं जो है भागलपुर का रहते हुए भी बाहरी हो गया। लेकिन जब मैं मध्य प्रदेश में जाऊंगा तो मेरा राज्य तो बिहार है, तो भी तो बाहरी हो गया। एक बाहरी और भीतरी जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सोनिया गांधी विदेश की हैं, भारत में कैसे हो गई? यहाँ की नागरिकता उन्होंने लिया है तो भारतीय हो गई। वाराणसी से प्रधानमंत्री गुजरात का होकर क्यों चुनाव लड़ते हैं अगर वो बाहरी हैं तो? बाहरी या भीतरी एक तरीके से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। पूरा देश एक है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की आत्मा हो, वो एक जगह बसती है। इसीलिए भारत विविधताओं में एकता की जो है गीत गाता है और भारत की ताकत इसीलिए है। तो बाहरी कैसे है? जब मैथिली ठाकुर मिथिला की है तो बाहरी कैसी होगी? इस तर्क में भी कोई भी सुलझा हुआ दृष्टिकोण नहीं दिखता है और विपक्ष का यह नैरेटिव पूरी तरह से फ्लॉप है। महज किसी समर्थक का 4-5 समर्थकों के आगे जाकर माइक सटाकर कि आप किसको वोट देंगे और खास प्रोपेगेंडा के तहत उस वीडियो को वायरल कराकर मैथिली की ताकत को कम करना जो है एक राजनीति की ओछी मानसिकता है। हालांकि इससे मैथिली की जो है पॉपुलैरिटी और उसका जो ताकत है चुनाव में वो बढ़ा ही है, क्योंकि लोग एग्रेसिव होकर मिथिला की बेटी को वोट करना चाहते हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है और मैथिली ठाकुर के साथ जिस तरह से लोग जुड़ते जा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि मैथिली अपने जीवन का जो पहला चुनाव है संगीत की तरह यहां भी विजयी पताका लगाने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये पहला ही उनका चुनाव है और किस तरह की जो है स्थिति होती है बिहार के चुनाव में हमारी नजर बनी हुई है। आप देख रहे थे क्लिक दर्शन और वीडियो जर्नलिस्ट अमरेंद्र कुमार के साथ। धन्यवाद।